नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे। तो आज हम लोग पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड द्वारा संचालित NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका सामाजिक विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहे हैं। तो अगर चलिए आज हम लोग प्रश्न की श्रृंखला में शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिएगा, हिटलर, मेटरनिक या बिस्मार्क, जर्मैजनी। तो बताइए फटाफट कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिया का जो शासक था वो आपका मेटरनिक, ठीक है, मेटरनिक था। इसमें आपका इसने ही ये कथन कहा था। क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिटलर की बात करें तो हिटलर भी आपका जर्मनी का तानाशाह था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये कौन था? तो आपका जर्मनी का तानाशाह था जिसने नाजीवादी क्या किया था? नाजीवादी दल की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। और इसे इसे मीन कैंप भी कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है मीन कैंप। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग मेरा संघर्ष और अंग्रेजी में आपका मीन कैंप। तो हिटलर आपका जर्मनी का तानाशाह था। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपके सामने है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, कथन आपका मेटरनिक का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेटरनिक ने ही मैजनी को सामाजिक दुश्मन माना है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक दुश्मन किसको माना है? सामाजिक व्यवस्था का। तो मैजनी को किसने माना था? मेटरनिक ने। इतने प्रश्नों के साथ आप इस में देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? बिस्मार्क, गैरिबल्डी, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट, जो इटली का एकीकरण किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो आपका गैरिबल्डी था, ठीक है, गैरिबल्डी ने ही क्या किया था? आपका इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। तो इटली एकीकरण में 3 लोगों का योगदान विशेष रूप से है। एक तो आपका काबूर का है, ठीक, इसके बाद आपका मैजनी का भी है और एक आपका गैरिबल्डी का है। तो आप तीनों का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। ये तीनों अगर आपके आते हैं तो सभी हो जाएगा, अन्यथा आपका एक यहाँ पे गैरिबल्डी बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1815, 1830 या 1848 या 1899 में? तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है। बताइए फटाफट, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी वर्ष 1848 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपकी बात करेंगे तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 में। किसके शासनकाल में हुई थी? लुई 16वें के शासनकाल में, जो बहुत ही निरंकुश शासक था। और फ्रांस की क्रांति से ही प्यारे बच्चों हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा मिला था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उत्तर आप गेस करिए। निम्नलिखित में उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, सुरक्षा का अधिकार, चुनाव का अधिकार, मतदान का अधिकार और सूचित होने का अधिकार। तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपने ऑप्शन गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका जो मतदान का अधिकार है वो आपका उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है, बल्कि आपका सुरक्षा का अधिकार, जिसे हम लोग गारंटी का अधिकार कहते हैं, चयन का अधिकार यदि चुनाव का अधिकार कहते हैं, और सूचित होने का अधिकार, ये सभी एक जागरूक उपभोक्ताओं के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है आपका उपभोक्ता का अधिकार एक नहीं है। तो आपका मतदान का जो अधिकार है ये एक राजनीतिक अधिकार है। क्या है? राजनीतिक अधिकार, ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस, इटली, जर्मनी या अमेरिका। तो जल्दी से फटाफट गेस करिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ था वो आपका यूरोप का जो देश था वो फ्रांस से हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या भारत में? तो बताइए, जो आपका विश्व व्यापार संगठन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका जो जेनेवा है, जेनेवा में ही विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? सबल निवेश, प्रबल निवेश, विदेशी निवेश या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र में काम करने वाली कंपनियों को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अर्थात एक राष्ट्र के अलावा अन्य राष्ट्रों में जो काम करती हैं कंपनियां, अपने वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं, उन्हें हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए, आपकी टाटा कंपनी है, ठीक इस तरीक़ा से हमारी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट बेचा करती हैं, उन्हें हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत रखते हैं। आगे इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा विदेशी निवेश, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश आपके क्या कहलाते हैं? विदेशी निवेश कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन देखिएगा, बिहार, राजस्थान, हरियाणा या मेघालय। तो बताइए फटाफट, इसमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा? तो प्यारे बच्चों, आपके जो NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रश्न है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है, तो इसी से संबंधित आपके है, इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका हरियाणा से है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? ऑप्शन देखिएगा, बिहार, केरल, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, भारत का जो राज्य है आपका केरल, जिसे हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं, ठीक है, ये भारत का जो आपका केरल राज्य है, यहाँ पे सबसे कम शिशु मृत्यु दर है और आपका लिंगानुपात भी ज़्यादा है, साथ ही साथ साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य आपका केरल है और सबसे कम मृत्यु दर वाला भी राज्य आपका केरल ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शन देखिएगा, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ या UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, जो आपका मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है वो करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्थात UNDP। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 24 मार्च, 24 जुलाई, 24 सितंबर या 24 दिसंबर। तो बताइए फटाफट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर को। चलिए, तो आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया करिए, आप फीडबैक भी दिया करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन बढ़ते रहे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनसेट रेनन कौन था? जर्मनी का दार्शनिक था या फ्रांस का दार्शनिक था या अमेरिका का जादूगर था या यूरोप का एक किसान था? तो बताइए फटाफट, इनसेट रेनन कौन था?
तो प्यारे बच्चों, ये अनसर्ट रेनन साहब जो थे आपके फ्रांस के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही आपका राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ था उसको बताया था। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ था उसको इन्होंने ही क्या परिभाषित किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है, जनवरी 2002 में, मार्च 2004 में, अक्टूबर 2005 में, दिसंबर 2020 में। तो बताइए फटाफट, जो आपका सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पारित हुआ था, यहाँ पे ध्यान रखिए पारित होना पूछा जा रहा है, तो अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है। ऑप्शन देखिएगा, सोने का, रबड़ का, लौह पदार्थों का या खाद्य पदार्थों का। तो बताइए फटाफट, हॉलमार्क किस वस्तुओं पर प्रमाणिक चिन्ह होता है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका बहुमूल्य धातुएं होती हैं जैसे सोना है, चांदी है, उस पर आपका हॉलमार्क का सिंबल लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हॉलमार्क क्या होता है, एक जागरूक उपभोक्ता वही उपभोक्ता होता है जब किसी वस्तु को खरीदते समय, अर्थात वो सोने चांदी खरीद रहा है तो उसमें हॉलमार्क जरूर देखे। जो उसमें सिंबल बना होता है वो उसका प्रमाणिक चिन्ह होता है कि उसने जो गहने या वस्तुएं खरीदी हैं वो शुद्ध रूप से उसे प्राप्त हुई है। एक जागरूक उपभोक्ता का यह कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो आपका सोने का है ये आपका हॉलमार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो लौह पदार्थ हो गया आईएसआई मार्क हो जाएगा, और एक मार्क आपका हो जाएगा खाद्य पदार्थों के लिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, यानी कब पारित किया गया था। बताइए, 1985, 1986, 1988 या 1989। तो फटाफट गेस करिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के लिए अर्थात सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, कानून बनाया गया, वो बनाया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम लोग कोपरा भी कहते हैं, अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कोपरा। याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जाता है, इसे कोपरा भी कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। एडोल्फ हिटलर, आटोन बिस्मार्क, नेपोलियन बोनापार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट गेस करिए कि जर्मनी को एक करने में, जो जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, आप सभी को पता होगा, अगर आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा हुआ है तो आपने उसमें देखा होगा कि जर्मनी कई भागों में बटा था। जिस प्रकार भारत बटा था उसको हमारे सरदार पटेल ने एक किया, इसलिए भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल को हम लोग बिस्मार्क की संज्ञा देते हैं, यानी भारत का बिस्मार्क कहते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका जो बिस्मार्क थे उन्होंने ही क्या किया था, आपका जर्मनी एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्मार्क ने एक नीति बनाई थी, उसे लौ और रक्त की नीति कहते हैं। लौ और रक्त की नीति, लौ और रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने ही किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एग मार्क वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है, यानी एग मार्क का जो सिंबल होता है वो किस पर होता है, सोने का या सोने पर होता है, या रबड़ पर, या लौह पदार्थों का होता है, या आपके खाद्य पदार्थों का। तो बताइए कि जो एग मार्क वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह किस होता है, किस पर होता है, सोने का होता है, रबड़ का होता है, या यहाँ का थोड़ा सा शुद्ध है, इसको काट लीजिए। अब आपके सामने प्रश्न है, एग मार्क वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है सोने पर, रबड़ पर, या लौह पदार्थों पर, खाद्य पदार्थों पर। तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका खाद्य वस्तुएं होती हैं उस पर ही एक मार्क का चिन्ह बना होता है। अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे टॉफ़ी वगैरह खाइए, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हरा नीला उला आपके हरा होगा, तो आप वो एक मार्क का सिंबल बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, यानी आपका प्रांत लिखा है यहाँ पे, आप फ्रांस कर लीजिए। प्रश्न आपके सामने है, सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, प्रजातंत्र, गणतंत्र, या सीमित राजतंत्र, या असीमित राजतंत्र। तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्योंकि जो 1789 में आपका जो फ्रांस था वो पूरी तरीक़े से निरंकुश शासन पर आधारित था। आपने वहाँ पढ़ा होगा कि लुई 16वां जो एक शासक था, उसने क्या किया था, अपनी निरंकुशता के बल पर उसने तृतीय स्टेट को पूरी तरीक़ा से नज़रअंदाज कर दिया था, जिससे उसमें मध्यम वर्ग और जो आपके अन्य वर्ग थे उन लोगों ने क्या किया, क्रांति का बिगुल बजाया, जिससे फ्रांस में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, जो 1789 में हुई। तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रश्न है, सन 1789 में फ्रांस किस प्रकार राज्य था, तो असीमित राजतंत्र था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, विदेशी व्यापार किन के माध्यम से होता है? दो गांवों के मध्य होता है, या दो नगरों के मध्य होता है, या दो देशों के मध्य होता है, या दो प्रदेशों के मध्य होता है? तो बताइए यहाँ प्यारे बच्चों कि विदेशी व्यापार का अर्थ ही क्या होता है। तो यहाँ पर जो विदेशी व्यापार का होता है वो होता है दो देशों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार ही क्या कहलाते हैं, विदेशी व्यापार कहलाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यहाँ पे व्यापार कर लीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो आपके जिनेवा में स्थित मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1998, 1 जनवरी 1999 या 1 जनवरी 2005। तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, जो आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, यंग इटली यानी युवा इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिएगा, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, हिटलर ने या माओ ने? तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, आपने जो प्रश्न देखा, यंग इटली अर्थात युवा इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे खुदाई खिदमतगार पूछा जाता है, खुदाई खिदमतगार, तो आप बताइएगा अब्दुल गफ्फार खान साहब, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पर को यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा मिस्टेकिंग है। हाँ, तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है, निर्धन देशों द्वारा, विकसित देशों द्वारा या विकासशील देशों द्वारा या अल विकसित देशों द्वारा? तो बताइए फटाफट। तो सबसे पहले आपका जो विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था वो किया गया था प्यारे बच्चों विकसित देशों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन एक विकसित देश है? ब्राज़ील, भारत, फ्रांस या बांग्लादेश? तो बताइए फटाफट, विकसित देश कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे विकसित और विकासशील दो देश होते हैं। तो विकसित हम क्या कहेंगे, जो कर चुका हो, जो कर चुका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकसित कहते हैं, और जो कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, विकासशील। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑटोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या ब्राजील? तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, ऑटोन बिस्मार्क का जो संबंध है वो आपका जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, फ्रांस, इटली, जर्मनी या अमेरिका? तो बताइए फटाफट। तो प्यारे बच्चों, आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इटली से ही आपका क्या हुआ था, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि बेल्जियम में किस प्रकार के जाति समूह की संख्या आबादी के रूप में थी? यानी बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश की, सिंघली की, हिंदू की या बौद्ध धर्म की? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे, आशा करते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस ग्रुप से अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज्ञानार्जन की ज्योति फैलाई जा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फीडबैक जरूर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप
वीडियो के विषय में ज़रूर सूचित किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।